हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जनरल मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं जब किसी कॉन्टेजियस डिसीज़ का आउटब्रेक होता है, यानी कि जो जिसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। कॉन्टेजियस डिसीजेस यानी संक्रामक रोग जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो जब ऐसे किसी डिसीज़ का आउटब्रेक होता है, कहीं अगर गांव में होता है, तो उसको हमें अपने पशुओं में होने से कैसे रोकना है, हमारे पशुओं को उससे कैसे बचाना है, या फिर अगर हमारे किसी एक या दो पशुओं में हो गया तो हमारे जो बाकी हर्ड होता है, बाकी पशु होते हैं, तो उनमें फैलने से हमें रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। तो इस बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्टेजियस डिसीजेस क्या होते हैं। तो जो डिसीज़ एक डिसीज एनिमल से यानी कि बीमार पशु से हेल्दी पशु में फैलता है, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो, यानी कि जब कोई हेल्दी पशु बीमार पशु के कांटेक्ट में आ जाता है तो तब उस बीमारी का फैलाव होता है। या फिर इनडायरेक्टली, जैसे कि अगर कोई उस बीमार पशु की देखभाल कर रहा है कोई इंसान और वही उसके पास से बीमार पशु के पास से अगर हेल्दी पशु के पास जाता है तो वो इनडायरेक्टली बीमारी उसकी माध्यम से बीमार पशु से हेल्दी पशु में फैलती है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस डिसीजेस। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं तो वो चाहे कॉन्टेजियस हो या ना हो, लेकिन जितने भी कॉन्टेजियस डिसीज़ होते हैं वो सभी इन्फेक्शियस डिसीज़ ही होते हैं। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होते हैं? तो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होते हैं जो कि किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है। तो इनकी वजह से जो डिसीज़ होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। तो जब ऐसे कोई कॉन्टेजियस बीमारी यानी कि जो संक्रामक बीमारी जिसे हम कहते हैं वो अगर उसका आउटब्रेक होता है तो हमें अपने पशुओं को बचाने के लिए हमें क्या क्या जनरल मेजर्स लेने हैं, यानी कि क्या क्या सामान्य जो उपाय है हम वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर कहीं ऐसी बीमारी का आउटब्रेक चल रहा है तो सबसे पहले हमें अपने जो पशु होते हैं तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हमारे हर्ड में कोई भी पशु, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, वो चारा नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, सुस्त हो गया है, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे अगर हमें कुछ लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बाकी हेल्दी एनिमल्स है तो उसको हमें उन एनिमल्स से अलग करना है। मतलब कि जो जो एनिमल एक डिसीज एनिमल के कांटेक्ट में नहीं आए, तो डिसीज एनिमल को और हेल्दी एनिमल को, तो इन दोनों को हमें सेपरेट सेपरेट करना है। और सबसे पहले जो बीमार पशु होते हैं तो उसका हमें ट्रीटमेंट करवा लेना है। अगर ऐसे में उस बीमारी की वजह से किसी पशु की डेथ हो जाती है तो उसका हमें प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना है। उसकी जो डेड बॉडी होती है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल करना है। जैसे कि उसको जो दो मेथड्स होते हैं, एक तो बर्निंग या फिर डीप बरियल मेथड जिसे बोलते हैं। तो जो खड्डा हम उसके लिए खोदते हैं तो उसमें ऊपर से नीचे से जो चूना होता है उसका लेयर डाल के अच्छे से उस एनिमल को वहाँ पर बरीड करना है, यानी कि उसको गाड़ देना है अच्छी तरीके से, या फिर उसको बर्निंग करना है, जला देना है। कहीं भी उसको ऐसी कंडीशन में उस जो पशु की डेड बॉडी होती है जो कि कॉन्टेजियस डिसीज़ की वजह से मर गया है, तो ऐसी पशु की डेड बॉडी जो है हमें कहीं भी खुले में नहीं डालनी चाहिए। और जो कॉन्टेमिनेटेड फॉडर होता है, जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है,
उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना होगा। जो फॉडर होता है, कॉन्टेमिनेटेड फॉडर है, तो उसको हमें उसको जला देना है। उसको किसी और पशु के, हेल्दी पशु के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। इसके साथ साथ ही जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, अगर कहीं वो हमारे यहाँ के टैंक में, किसी टाके में अगर पानी पी रहा होता है, तो वो पानी भी हमें वहाँ से प्रॉपर तरीके से निकाल कर फेंकना है। उसके बाद वो जो टैंक है उसको भी हमें अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद में जो एनिमल शेड होता है, जहाँ पर हम उस एनिमल्स को बांधते हैं, तो उस शेड को और जो आजू बाजू के प्रीमाइसेस होते हैं, जो आजू बाजू का एरिया होता है, तो उसको भी हमें 1 या 2% फिनाइल से अच्छी तरह से स्प्रे करना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, ताकि जो बाकी हमारे हेल्दी पशु है तो उनको उससे कोई खतरा ना रहे। जो अफेक्टेड एरिया होता है, यानी कि जहाँ पर डिसीज एनिमल, यानी कि उस बीमारी से ग्रसित पशु भी चरने जाते हैं, तो ऐसे स्थान पर हमें अपने पशुओं को चरने के लिए नहीं ले जाना है। इसके साथ साथ जो खुले सोर्सेस होते हैं पानी के, जैसे कि नदी है, नाले है, या जो कॉमन टैंक्स होते हैं जहाँ पर सभी पशु पानी पीते हैं, तो उस समय हमें अपने पशुओं के ऐसी जगह पर पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि वो पानी के कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उस पानी के थ्रू, उस कंटेमिनेटेड पानी के थ्रू बीमारी स्वस्थ पशुओं में फैल सकती है। तो इसीलिए हमें जो टैंक्स, रिवर, पॉन्ड्स जो भी है, वहाँ पर अपने पशुओं को पानी नहीं पिलाना है। जो कॉमन प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं, तो वो ऐसी जगह पर भी ले जाना हमें उस समय अवॉइड करना है। और ऐसे समय जो एनिमल मार्केट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स के शोज़ होते हैं, तो उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर हमें जो स्वस्थ पशु है उनको उस समय वैसी जगह पर नहीं ले जाना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में जो हमारे हेल्दी पशु होते हैं उनकी हमें समय समय पर, यानी कि रेगुलर इंटरवल पर डीवर्मिंग करवानी है, ताकि डीवर्मिंग की वजह से जो, अगर हम डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं तो पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमें एक्सटर्नल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट दोनों को उस समय कंट्रोल में रखना है। जैसे कि हम इंटरनल पैरासाइट्स के लिए डीवर्मिंग करवाते हैं, ठीक उसी तरह जो अकैरिसाइड्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत सारे, तो वो अकैरिसाइड्स की जो स्प्रेइंग हमें एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए भी पशु की रेगुलर इंटरवल पर करवाती रहनी है। साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पशु को कभी भी कोई स्ट्रेस ना आए, जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से स्ट्रेस आता है, या फिर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पशुओं में स्ट्रेस आता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पशुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमें नहीं करना है, पशु को ट्रांसपोर्ट उस समय नहीं करना है। और जो इन्वायरमेंटल चेंज है या फिर अंडर न्यूट्रिशन की वजह से अगर उसको, पशु को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो पशु की जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो उस समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें पशुओं को अच्छा न्यूट्रिशन देना है, और जो स्ट्रेस फैक्टर है उनको हमेशा अवॉइड करना है। हमें उस समय पशुओं को पूरे वेंटिलेशन, जिसे एडिक्वेट वेंटिलेशन कहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ हम अपने पशुओं को बांधते हैं वहाँ पर अच्छी हवा जो है वो सर्कुलेट होनी चाहिए। मतलब कि पशुओं को एकदम बंद या अंधेरे कमरे में भी नहीं रखना है, वहाँ पर अच्छी रोशनी आती हो, अच्छी तरह से हवा आती हो, ऐसी जगह पर ही हमें अपने पशुओं को रखना है। को हमेशा अच्छा क्लीन वाटर एम्पल क्वांटिटी में 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जो पशुओं का शेड होता है, जहाँ पशुओं को हम बांधते हैं, उसको हमेशा हमें क्लीन रखना है। वहाँ पर जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसकी भी स्प्रेइंग करनी है, जो फिनाइल होता है उसकी भी स्प्रेइंग करनी है, ताकि जो एक्टोपैरासाइट्स है उसको भी हम कंट्रोल में रख सके और शेड का अच्छी तरह से फिनाइल से डिसइंफेक्शन भी हो। इसके साथ साथ हमें पशुओं की ओवर क्राउडिंग हमेशा अवॉइड करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पशु एक ही जगह में नहीं बांधने हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी तो वहाँ पर
इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे। पशुओं को हमें अच्छी एक्सरसाइज भी देनी है और ख़ास बात ये है कि जो वैक्सीनेशंस होते हैं, जो जानलेवा बीमारियाँ होती है पशु में, उसके वैक्सीनेशंस हमें हमेशा समय-समय पर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आउटब्रेक हो जाता है, उसके बाद अगर हम हमारे हेल्दी पशुओं में वैक्सीनेशन भी करते हैं, तो वो हमारे पशुओं को प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन करने के बाद पशुओं में इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है। तो उतने टाइम में हमारा पशु उस डिसीज़ को बलि चढ़ सकता है, मतलब कि उस डिसीज़ का इन्फेक्शन उस पशुओं में हो सकता है। इसीलिए हमें पहले से ही हमारे पशुओं का टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा जो नुकसान हो सकता है उससे हम बच सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।